अच्छा अब लिख के आया रिकॉर्डिंग विद माइक्रोफोन। चलो कल हमने जो आखिरी सवाल लगाया था जिसमें हमारे पास दो लूप्स थे, एक कॉपर का था एक एल्यूमिनियम का था। दो लूप दोनों आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब होता है उनमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो बराबर होंगे, उनका जो एरिया ऑफ द लूप होगा वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। दोनों लूप घूम रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों लूप क्या कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, घूम रहे थे। और घूमते हुए लूप जब भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो ऐसी स्थिति में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। हमने पढ़ा है जब हम इसके चैप्टर को पढ़ रहे थे उस समय हमने इस बात को भी पढ़ा था। फैराडे ने बताया था कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना। अब फ्लक्स किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, उसमें एक तरीका ऐसा भी होता है जो कॉइल रोटेट करती है, एंगुलर मोशन करती है, उस समय भी फ्लक्स चेंज हो रहे होते हैं। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंडक्शन होगा। तो कल वाला जो सवाल था काफ़ी अच्छा सवाल था जिसमें दो आइडेंटिकल लूप्स थे, दोनों में सेम इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था, लेकिन करंट सेम इंड्यूस नहीं हो रहा था क्योंकि I इज इक्वल टू E/R होता है। बेटा तुम लोगों का अगर पानी पिघल गया हो तो रख लो उसे, तो फेंक देंगे अभी उठा के, तुम्हें भी तो एक बोतल को भी। गधा 1 घंटे के लिए पढ़ने आते हो उसमें भी पानी पिएंगे। ठीक है रखो, शुरुआत में 10 मिनट हमने इसीलिए दिए। आ जाओ जल्दी बैठो। शांति सुनिए। अगर घर पे इंडक्शन के सवाल लगा रहे हो, इंडक्शन के सवाल अपने आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। जो हमने लगवा दिए 10 20 25 जितने भी सवाल लगाते हैं रोज, उतने ही सवाल केवल देखने हैं घर पे जाके, जिसको देखने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा हमें उम्मीद भी नहीं है और एक्स्ट्रा तुम कर भी नहीं पाओगे। जितना करा दिया उतना अगर करते रहोगे धीरे धीरे 1.5-2 महीने 3 महीने में तुम्हारे पूरे बोर्ड की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और अगर इंतजार करोगे नहीं हम एक ही दिन में पूरा पढ़ लेंगे, बहुत शक्तिशाली हैं, तो कुछ नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं हो पाता। 11th में तुमने खूब किया था तो खूब अच्छे से तुमने तैयारी कर भी ली थी, इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है। तो कल का जो सवाल था वो काफ़ी अच्छा सवाल था। अगला देखिए, व्हेन प्राइमरी कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल। इस प्रकार से कॉइल बनी हुई है, ये प्राइमरी कॉइल है जिसमें डीसी करंट लगा हुआ है, और ये सेकेंडरी कॉइल है जिसमें यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है। कह रहे हैं व्हेन प्राइमरी कॉइल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। इसका गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन। क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि ए वाला जो सर्किट है हमारा जिसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं, पहला सर्किट, इसमें बैटरी लगा हुआ है, यानी इसमें करंट होगा, यानी यहाँ पे क्या होंगे, हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। क्या होंगे, किसी भी डायरेक्शन में देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स है। जब ये मूव करेगा तो कुल मिला के एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड हम बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो एक मैग्नेट या सोलेनॉइड मूव कर रही है तो यहाँ इन लूप से जो फ्लक्स हो रहा होगा वो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, हाँ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स इनसे लिंक होंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। इस कारण से हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। What can be done to have larger deflection in the galvanometer with the same battery? गैल्वेनोमीटर में अगर हमको ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो हम क्या करें। अगर हमें गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो कई काम कर सकते हैं। देखो 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 देखो, यहाँ हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक। यहाँ हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना, या तुम इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या तुम इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या तुम इसमें आयरन की रॉड डाल दो, तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ाने का मतलब है कि इनको ज्यादा इंड्यूस करना है करंट को। तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, इसमें आयरन की रॉड डाल सकते हो, और ये जो इसके पास आ रहा है तेजी से पास आए, उसकी जो स्पीड है पास आने की वो बढ़ा दी जाए, जिससे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो बढ़ जाए, d∅/dt। समझ रहे हो, बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बातों को समझ पा रहे हो, इसका मतलब तुम थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो, और केवल ऐसे ढोंग कर रहे हो तो नहीं समझ पा रहे होगे।
सीबीएसई के जो सवाल चल रहे हैं ये अपने आप नहीं लग पाते हैं, मतलब लग जाते हैं, 70% लग जाते हैं, लेकिन 20-25 सवाल हर टॉपिक के ऐसे रहते हैं जिनमें या तो तुम गलत लगा के अपने आप को सही मानते हो, या तुम इनके आंसर देख के उसको सही मान लेते हो, या तुम कैसे भी इधर उधर से देख के अपने आप को, अपने मन को शांत कर लेते हो, हाँ यही इसका आंसर है। तो इसलिए इसको हम लगवाते हैं। और इसका अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, यानी अगर तुम घर पे नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं मिलेगा अच्छा रिजल्ट, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कल से हम ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको फील होता है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। उसके 2 कारण है। पहला, तुम्हारे स्कूल में हाफ ईयरली चल रहा है, तो तुम जिसका पेपर है उसी पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन हमने वैसे भी कहा है कि हमको केवल 15 मिनट देने हैं, जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब 15 मिनट भी अगर तुम नहीं दे पा रहे हो मतलब तुम चोर हो। कह रहे हैं कॉइल Q इज कनेक्टेड टू बल्ब B, कॉइल Q इज कनेक्टेड टू बल्ब B एंड प्लेस नियर ए कॉइल P as shown in figure. Give reason to explain the following observation. The bulb B lights. बल्ब B क्यों जल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स लगा होने का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है बार बार। यहाँ पे करंट अगर बार बार चेंज हो रहा है इसका सीधा मतलब है या इसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे वो भी बार बार चेंज हो रहे होंगे। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड्स बार बार चेंज हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इससे जो फ्लक्स बन रहा होगा इनके मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स भी बार बार चेंज हो रहा है। अगर बार बार फ्लक्स चेंज होगा तो इसका सीधा मतलब ये यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है, इस कारण से बल्ब जल रहा है। अगर यहाँ पे हम बैटरी लगा दें तो कांस्टेंट करंट बनेगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है इसलिए बल्ब जल रहा है। फिर बल्ब गेट्स डिमर इफ कॉइल Q इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर इसको हम इधर ले जाएं तो बल्ब डिम होता जा रहा है, इसका कारण बताइए। क्योंकि ये जो Q कॉइल है वो हमारी P कॉइल से दूर जा रही है। दूर जाने का मतलब है उसके मैग्नेटिक फील्ड्स उतना अच्छा फ्लक्स अब नहीं बना पा रहे हैं। अब फ्लक्स जब उतना अच्छा नहीं बन पाएगा तो इंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो बल्ब अच्छे से नहीं जल पाएगा। ठीक है ना, ये सब इंडक्शन के सवाल है, बिल्कुल कोई ज्यादा खास उतना भयंकर सवाल नहीं पूछा जाता है। स्टेट द लॉ दैट गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन बताता है, पोलैरिटी का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, करंट के बारे में हम डायरेक्शन बोलेंगे, ईएमएफ के बारे में पोलैरिटी बोल देते हैं। तो कौन से लॉ से पता चलती है? लेंज लॉ से। कहां से? लेंज लॉ से। स्टेट लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो हम फैराडे लॉ से निकाल लेते हैं, d∅/dt। लेकिन लेंज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में बनेगा कि वो हमेशा अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया है, उस कॉज को अपोज करेगा। द लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात है, इसको समझाइए जरा। देखिए जरा देखिए, अगर लेंज के स्टेटमेंट को हम नहीं माने तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जरा इस बात को देखिए, ये हमारे पास एक लूप है, करंट कैरिंग नहीं, सिंपल लूप है, वायर है कंडक्टर का, कॉपर वायर का, और मैग्नेट है जो कि मोशन कर रही है। मैग्नेट अगर मोशन कर रही है तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होंगे उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हम ये सीधा सा एक सवाल साधारण सा पूछ सकते हैं कि मैग्नेट के मोशन से यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है। करंट का मतलब है एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें आ गई है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे ही तो नहीं आ गई होगी, एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे छोटे से यही कह रहा है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ना ही पैदा की जाती है, और ना ही एनर्जी को कभी कोई खत्म कर पाया है। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ नहीं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ जितनी भी इस यूनिवर्स में एनर्जी है वो 1 करोड़ साल पहले भी उतनी थी और 1 करोड़ साल बाद भी उतनी होगी। इससे कोई मतलब नहीं है हम कितने हैं, हम मर जाएंगे या कुछ, हमारे जाने के बाद सब कुछ नहीं होगा। वैसे ही मोटरसाइकिल से चलेंगे, कुछ नहीं होता। तो एक क्लास में यार, तो
तो यहां एनर्जी कैसे पैदा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, एक तरीका ऐसा भी हो सकता है दिमाग में ये बात है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके कारण करंट पैदा हुआ है, या तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाए, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थे, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम सुबह से शाम तक इस मैग्नेट को आगे पीछे करते रहे तो करंट दनादन बनेगा, खूब बनेगा करंट, और मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी उतनी ही बनी रहेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से ये एनर्जी नहीं आई है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण तो पैदा होता है करंट, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी करंट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होने होते ना। सुबह शाम तक हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार करंट को पैदा किए जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़े वीक हो जाने चाहिए, इनकी पोल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जानी चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है। तो कहां से एनर्जी आ रही है, यहां से आ रही है। कहां से आ रही है, जो इस मैग्नेट को मूव करा रहा है उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। तो ये लेंज लॉ ही है जो इस बात को समझा पाता है। लेंज लॉ ये कहता है कि करंट कुछ ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल को वो भगाने का प्रयास करेगा, यानी यहां भी वो नॉर्थ पोल बनाएगा इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब जरा इस बात को समझो, ये लेंज लॉ ही है जिसके कारण तुम इसको समझा पा रहे, नहीं तो नहीं समझा पाते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये जब हम मैग्नेट को मोशन करते हैं तो करंट कुछ ऐसी डायरेक्शन में बनता है कि वो मैग्नेट को मूव नहीं होने देता है, वो मैग्नेट को रिपेल करने लगता है, लेकिन फिर भी हम मूव करा रहे हैं। एक रिपल्सिव फोर्स इस मैग्नेट पे लग रहा है इस एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण से, इस नॉर्थ पोल के कारण से इस नॉर्थ पोल पे एक रिपल्सन महसूस हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती हम उसको मूव करा रहे हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इस मैग्नेट को मोशन करते समय हमारी एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो लेंज लॉ से ही इस बात को समझा जा सकता है। अगर हम नॉर्थ पोल को दूर जाएंगे तो यहाँ साउथ पोल बन जाएगा, तो साउथ पोल उसको दूर नहीं जाने देगा, खींचेगा, लेकिन हम जबरदस्ती उसको ऐसे करेंगे तो हमारी एनर्जी फिर वेस्ट होगी, हमारी एनर्जी से वो करंट बन रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल सी बात है। लेंज लॉ अगर नहीं है तो हम इसको नहीं समझ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। हमको ऐसा लगेगा कि करंट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एनर्जी कोई प्रोड्यूस नहीं होती कभी भी। अच्छा सवाल था ये, पूछ लिया जाता है। स्क्वायर, बहुत अच्छा सवाल, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। स्क्वायर लूप वाला सवाल दिख रहा है, दिल्ली 2016 दिख रहा है ना, बहुत अच्छा सवाल है। इसको आराम से करने का प्रयास करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिटेड रीजन में है, समझिएगा। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज इनिशियली कैप्ड। सुन लो पहले सवाल। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज इनिशियली कैप्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला। स्क्वायर लूप इनिशियली कैप्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस रीजन away from the region of Tesla, S1 in the figure. It is then moved towards the right. फिर ये सीधी दिशा में, सीधे हाथ की दिशा में मूव करने लगता है with a velocity of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, केवल 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, till it goes out of the field। और ये कब तक मोशन करता है? जब तक ये फील्ड से क्या ना हो जाए, बाहर ना हो जाए। तो हमको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये भी स्क्वायर शेप का है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद टाइम, इंड्यूस ईएमएफ विद टाइम, इंड्यूस करंट। तो ये 3 ग्राफ हमको बनाने हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और ग्राफ अगर बनवा रहे हैं तो सीधा से मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि तुम इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। न्यूमेरिकल्स कभी कभार ऐसे भी लग जाते हैं,
अगर फॉर्मूला पता हो तो भी। ये मुझे स्क्वायर का साइज बता दो, 20 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर दिया गया है। ये रीजन 80 सेंटीमीटर लंबाई में फैला हुआ है और ये केवल 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये पूरा स्क्वायर की चारों भुजाएं फिर 20-20 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। चलिए जरा देखिए, अगर हम बात करें फ्लक्स, पहले इसको समझ लो। अभी फ्लक्स कितना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द लूप 0। फ्लक्स कितना है, 1 सेकंड बाद ये कितना चल जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी अभी इसमें थोड़ी घुसा है। ये वाली साइड देखना है, इसकी फ्रंट वाली साइड 1 सेकंड बाद यहां आ जाएगी। कहां आ जाएगी, ये 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, चल कोई बात नहीं। तो 1 सेकंड बाद ये यहां आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर चल ली। फ्रंट वाली लाइन बना रहे हैं हम केवल, ठीक है। पूरा लूप कुछ ऐसे यहां ऐसे बन जाएगा। 2 सेकंड बाद ये यहां आ जाएगी, अभी भी फ्लक्स 0। और 3 सेकंड बाद ये पूरी 30 सेंटीमीटर क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगी, यानी 3 सेकंड तक तो कुछ भी फ्लक्स नहीं बन रहा है। देखो ये तुरंत थोड़ी इसमें घुस जाएगा, 3 सेकंड लगेंगे इस फ्रंट वाली साइड को यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये दूरी 30 सेंटीमीटर की है। कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर की है और 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसका मतलब 10 10 10 यानी 3 सेकंड में जाके ये लूप हमारा यहां पर इस प्रकार से पहुंच जाएगा। और अब कहानी शुरू होगी, अब कहानी शुरू होगी। ये 3 सेकंड की हो गई जर्नी। बेटा अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम ये बना दे रहे हैं फ्लक्स, फ्लक्स विद टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड तक हो जाए काम। क्या 10 सेकंड तक हो जाना चाहिए काम। ले और बढ़ा दें थोड़ा, 12। तो 3 सेकंड तक फ्लक्स कितना हो रहा है, यानी ये रहा हमारा ग्राफ। कोई दिक्कत, क्या करना है, 10 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से करो सवाल। बोर्ड में सवाल रहते हैं कितने, 20 22 23 सवाल रहते हैं। MCQ बढ़ा देंगे तो 30 के आसपास सवाल हो जाते हैं। हर साल पैटर्न चेंज होता है CBSE का, तो ये रहता है हल। कभी एसएसटी रीजन आ जाते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक टिक क्रॉस आ जाते हैं, मैचिंग। जैसे बच्चों का नहीं रहता, SST के पेपर रहते हैं ना, कॉलम A कॉलम B मैच करो, चिड़िया पिंजरा, तो चिड़िया फिर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बच्चे पिंजरे में डाल देते हैं। फल टोकरी, फल को टोकरी में रखना है, ये ऐसा कर दिया CBSE। देखो देखो, ए लला, यहां अब कहानी शुरू हुई। अब जरा मुझे बताना, फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा, फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, कितने सेकंड तक फ्लक्स बढ़ेगा, बहुत मारेंगे, सोच के बताना, कितने सेकंड तक फ्लक्स बढ़ेगा। केवल 2 सेकंड के लिए फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा लूप धीरे धीरे अंदर जाएगा और ये 20 सेंटीमीटर का है। थोड़ी सी बुद्धि लगानी होती है, उतना ज्यादा नहीं तुमको लगता। तो ये 20 सेंटीमीटर का कितनी देर में पूरा पूरा भीतर आ जाएगा, 2 सेकंड में आ जाएगा पूरा पूरा भीतर। 2 सेकंड तक लगातार क्या होगा, फ्लक्स, जो भी वैल्यू रहेगी हम वैल्यू बना देंगे, जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे हम लिख देंगे, कैलकुलेट करके लिख देंगे। 2 सेकंड तक लगातार फ्लक्स बढ़ रहा है। देन उसके बाद नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम पासिंग थ्रू द लूप, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द लूप सेम, यानी फ्लक्स फिर से कांस्टेंट हो गया। जितना भी है उतना कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब कितने समय के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे बता पाओगे। देखो ये 2 सेकंड तक फ्लक्स बढ़ा, अब ये यहां आ गया। अगर तुम डायग्राम नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो, है ना। कुछ बच्चे हमारे इसको भी देख रहे होंगे, आज हम जाके पूछेंगे कि ये जो एब्सेंट्स हो रहे हैं 10-12 बच्चे, फोन लगा के पूछेंगे, रिकॉर्ड तो करवा रहे हो, देख कितना मिनट रहे हो, क्योंकि हमको पूरा यूट्यूब को, जो यूट्यूब स्टूडियो होता है वो पूरा बता देता है कि आपका वीडियो जो आप बना रहे हैं 40 मिनट का, वो 2.5 मिनट देखा गया है। इनके गार्जियंस इतने परेशान हैं कि मास्टर साहब कुछ करो, टाइमिंग चेंज नहीं हो रही है। और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो अब चूंकि 20 सेंटीमीटर अंदर आ चुका है, अब कितना रह गया,
60 सेंटीमीटर का और रास्ता है। ये जो आर्म है ये यहां से कितना दूर है 60 सेंटीमीटर, यहां तक पहुंचेगी। केवल फ्रंट वाली आर्म को बनाइए, फ्रंट वाली, इसको क्या बोलते हैं, साइड को बनाइए, तभी तुम समझ पाओगे। पूरे लूप को देखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। तो ये 8 में से 2 घटा दो, कितना रहेगा 6 सेकेंड तक यहां तक पहुंच जाएगा और 6 सेकेंड तक ये हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। 6 बढ़ा दो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कांस्टेंट फ्लक्स। देन 2 सेकेंड में फ्लक्स घटते घटते तो एक और बनाना चाहिए तो 13। तो ये पूरा का पूरा जो सवाल है वो 13 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। है नहीं तुम्हारे में? है तो समझ रहे हो? कई बच्चे इस ख्याल में रहेंगे कि इसके सॉल्यूशन को हम चेक कर लेंगे। हम बता दें, हम पहले भी बता चुके, हम वो वाली किताब से लगवा रहे हैं, इनमें सॉल्यूशन सब गलत है। आ जा देखो। अच्छा हाँ, कैलकुलेशन नहीं करिए, ये तो हमने एक रफ डायग्राम बना दिया है, हमेशा ऐसे ही करना है, बोर्ड में भी ऐसे ही करना है। अपना टाइम पहले बना लो, टाइम की कैलकुलेशन ठीक करो, उसके बाद हमने वहां पे कोई अंक लिखा ही नहीं है, ठीक है, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। बोलो फ्लक्स क्या होगा, बी ए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0.1, एरिया इसका क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 बटा 100 बटा 100। 0 0 ने 0 0 को मार डाला, ये 2 दूनी 0.1 यानी 0.4 बटा 10 की पावर -2, 0.4 10 की पावर, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है ये कितना है 0.4 10 की पावर, बस। बाकी तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना। ओ तुम बहुत अच्छे कलाकारी दिखानी है तो 0.2 इंटू 10 की पावर -2, 0 लो, पूरे नंबर आ गए। अरे नहीं अगल हो क्या। करंट, ये रही फ्लक्स की कहानी कि 0 फ्लक्स 0 फ्लक्स 0 फ्लक्स 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए बढ़ा, फिर 6 सेकंड के लिए कांस्टेंट रहा, देन 2 सेकंड के लिए घट के 0 हो गया। करंट, करंट का ग्राफ हम यहां बनाएंगे, इसे जस्ट नीचे एक्सेस से एक्सेस मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नहीं मिल पाया, शून्य। बताओ इंडक्शन कब होता है? फराडे कहते हैं इंडक्शन तब होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स यहां 3 सेकंड तक कुछ इंडक्शन होगा क्या, करंट क्या होगा? जब इंडक्शन ही नहीं तो करंट आएगा। उसके बाद फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स तो इंडक्शन होगा। इंड्यूस्ड करंट क्या रहेगा हमारा, इसका रेजिस्टेंस दिया है क्या, इफ द लूप हैज रेजिस्टेंस 0.1 ओम, तो बेटा फ्लक्स के कारण कुछ ना कुछ करंट बनेगा। उस करंट की वैल्यू हम ये लिख दे रहे हैं, देखो ऐसे, देखो जो करंट बनेगा वो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब मुझे E बताना पड़ेगा। देखो लल्ला EMF कितना होगा उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इन 2 सेकंड की बात हो रही है, बाकी तो बनेगा ही नहीं, ना इधर बनेगा ना उधर, कांस्टेंट फ्लक्स में भी नहीं बनता है। EMF होता है d फाई अपॉन, मॉड लगा दिया हमने। फाई कितना चेंज हो रहा है, 2 सेकंड पहले 0 था, 2 सेकंड बाद एकदम भयानक हो गया, तो d फाई हो जाएगा मेरा 0.4 10 की पावर -2, इतना ही तो हो जाएगा ना। और कितने सेकंड में हो रहा है ये, 2 सेकंड में हो रहा है, तो 0.2 10 की पावर -2 ये वोल्टेज आया, ये क्या आया EMF। यहां पे रखो, समझ में आ रहा ना, अपॉन आर 0.1, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दिया, आंसर आया 2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। ये रहा करंट हमारा 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? इसके बाद फिर से करंट 11 सेकंड तक 0 रहा। क्या रहा? 0 रहा। यहां पे वैल्यू चाहो तो लिख दोगे 2 इंटू 10 की पावर -2 यानी 0.02 एम्पियर करंट की एक्सिस है। समझ पा रहे हो ना? ये अच्छी बात होती है, कोई बात कठिन हो गई तो ये तो ऐसा करें ना, एक ही बार बोले, आदत तुम्हारी ऑफलाइन पढ़ाई, एक ही बार बोलो, पढ़ा दे, तुम्हें नहीं समझ में आया तो अपना देख लो, लेकिन इससे तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, हमें भी नहीं अच्छा लगेगा, बार बार बोलने में अच्छा लगता है, पुरानी गंदी आदत हो गई है। इसके बाद देखो भैया 11 तक तो कुछ नहीं, फिर इसके बाद फिर से फ्लक्स चेंज हुआ है, फिर से करंट बनेगा। अगर ये करंट क्लॉकवाइज था तो वो वाला करंट कैसा होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो वो कैसा होगा, कुल मिला के उल्टा होगा। तो 2 सेकंड के लिए हमको उल्टा करंट बनाना है। कैसा बनाना है? और वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। वैल्यू क्या रहेगी हमारी 2 इंटू 10 की पावर वही रहेगी। ये वाली एक्सिस है तो माइनस में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम करंट में माइनस नहीं लगाना चाहते।
ठीक है, ऐसा ये ग्राफ तुम्हारा करंट का बनेगा, वो उसका बनेगा। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है। कितने मार्क्स में है ये? 3 नंबर लायक तो है, क्योंकि यहाँ पे समझाना पड़ता है। अगर हम समझाए नहीं तो ये ले जाता है थोड़ा बहुत, 2-3 मिनट तो ले ही जाता है, समझना पड़ता है कितना अंदर गया। 2 सेकंड में अच्छा पूरा अंदर पहुंचा, फिर 6 सेकंड चला, फिर और बाहर गया, तो ये सब चीज़ें। नहीं तो जल्दी करोगे ज़्यादा तो गलत हो जाता है। मतलब अगर तुम लोग लगाओगे तो 1-2 मिनट तो सवाल को आराम से समझो, उसके बाद सॉल्व करो। चलो देखो बेटा, a rod of length L move horizontally with velocity v. Rod of length L moving with velocity v, length L. अच्छा, in the direction perpendicular to its length, through a region in the uniform magnetic field acting vertically downward. Derive the expression for the EMF induced. ये मोशनल EMF को डराइव करना है। किसको डराइव करना है? क्या मोशनल EMF तुम डराइव कर लोगे? मोशनल EMF कैसे डराइव होता है बोलो? हाँ, रहता तो BLB है। तुम बोलोगे यू शेप का वायर है, उसमें एक हमने रॉड रख दी और रॉड मूव कर रही विद वेलोसिटी v, रॉड मूव कर रही विद वेलोसिटी। अच्छा, तो किसी भी समय तुम रॉड का चित्र बनाओगे x दूरी पर, याद है तुमको? तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E इक्वल टू d फाई dt। d फाई की जगह क्या लिखो? ba, क्या लिखोगे? a की जगह लिखोगे lx, क्या लिखोगे? तो b और a बाहर निकाल दोगे, dx अपॉन dt बनेगी v, क्या बनेगी? bl भी आ गया, b और l बाहर निकलेगा। हाउ डज वन क्या? How does one understand this motional EMF by invoking the Lorentz force? Lorentz के हिसाब से कोई मोशनल EMF को कैसे समझेगा? लोरेंस के हिसाब से कोई भी समझ लेगा। बहुत आसान है ना? समझा दें क्या? लला देखना, लोरेंस बहुत होशियार आदमी। देखो लोरेंस कहते हैं अगर कोई रॉड, बेटा अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो रॉड का मतलब क्या? एटम्स। रॉड का मतलब क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होंगे साथ में, है ना? रॉड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे करोड़ों अरबों, वो भी मूव कर रहे होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो लोरेंज ने बताया है कि कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है ना? QVB साइन थीटा, QV क्रॉस B। तो अगर इधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रॉड के साथ तो V क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन से फोर्स किधर लगना चाहिए? ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है तो V क्रॉस B ऊपर करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा फिर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही रॉड मूव करेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होने लगेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होने लगेंगे और नीचे कैसा आने लगेगा? तो एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगा कि नहीं रॉड के क्रॉस, है ना? धीरे धीरे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगेगा। क्या डेवलप होने लगेगा? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींचेगा। किधर खींचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ खींच रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड जो V क्रॉस B वाला लग रहा है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना बंद हो जाएंगे और हम बोलेंगे कि टर्मिनल्स बन चुके हैं। जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना था, पहुंचना चाहिए था, पहुंच चुका है। तो एट स्टेडी कंडीशन हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैग्नेटिक फोर्स बराबर, मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटा? QVB साइन 90। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? Q ने Q को मार डाला, VB बराबर E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रॉड, जो कि आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। कुछ लोग नहीं जानते, उन्हें बताते हैं E इज इक्वल टू dB अपॉन dx। लला, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड इज BL। ये है इन्वोकिंग लोरेंस फोर्स, लोरेंस फोर्स के हिसाब से समझा दोगे? कॉपी में ये सब लिखा हुआ नोट्स में, ठीक? जरूरी है सब लिखना। बाद में ये ना कहता ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अरे हम तो इसको समझते नहीं थे। कंसीडर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मास m मूविंग इन वेलोसिटी b इन द मैग्नेटिक फील्ड B। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है। If V is the perpendicular to magnetic field, then so that it describe a circular path having the angular frequency। ये कौन से चैप्टर की बात है?
ये तो हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है ना, किसमें पढ़ा है? एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो चार्ज पर लगता है लोरेंज फोर्स, है ना। तुम्हें याद है जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता था तो उस पर लोरेंज फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती थी। जब परपेंडिकुलर चलता था तब फोर्स कुछ ऐसा लगता था, कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगता था कि चार्ज क्या करने लगता था? सर्कुलर मोशन। और अगर चार्ज किसी भी एंगल थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में घुसे तो वो हेलिकल पाथ पे जाता था। कैसे जाता था? कि कौन से चैप्टर में पढ़ाया था हमने? 4th चैप्टर में पढ़ाया था। हाँ, तो जिस चैप्टर में पढ़ाया था उसी चैप्टर में बनाएंगे, उसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी हम लोग इंडक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए, ऐसा है, देखो कुछ बच्चे हो सकता है हमारी बात मान के इंडक्शन पढ़ के आए हो तो नहीं लगेगा ये क्यों करा दिया, है ना। अभी उस वाले चैप्टर में ऐसे ढेरों सवाल मिल जाएंगे तुमको। चार्ज भीतर जा रहा है, रेडियस का रेशियो बताइए, चार्ज भीतर जा रहा है, ये लग गए। हाँ। अगला सवाल देखिए, ए रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बोलो हाँ। रेक्टेंगुलर लूप भी बाहर जा रहा है, सर्कुलर लूप भी बाहर जा रहा है। जिसमें रेक्टेंगुलर लूप बाहर निकलेगा तो इंडक्शन होगा? हाँ होगा, क्योंकि फ्लक्स घटेंगे। सर्कुलर लूप बाहर निकलेगा तो क्या इंडक्शन होगा? हाँ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटेंगी यानी फ्लक्स घटेगा, दोनों में इंडक्शन होगा। लेकिन पूछा जा रहा है इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट? किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा? रेक्टेंगुलर वाले में। क्या ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का? हाँ। उसका कारण है बेटा, देखो रेक्टेंगल जब बाहर निकलता है तो उसका डीए पर ध्यान देना। डीए मतलब कितना एरिया बाहर निकल गया है। तो तुम देखोगे डीटी टाइम में बराबर 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 एरिया बाहर निकलेगा। तो जो इंडक्शन होता है डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स के घटने के कारण जो इंडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि बराबर बराबर एरिया बाहर निकल रहा है हर डी टी टाइम में, तो ईएमएफ कांस्टेंट इंड्यूस होगा। जबकि जब सर्कुलर लूप बाहर निकलता है तो पहले कम एरिया डीए बाहर निकलेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? हमने समझाया भी था। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि सर्कल में पहले तो डीए की वैल्यू बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले धीरे धीरे एरिया बाहर निकलने वाला ज़्यादा होगा फिर घट जाएगा। इस तरीके से जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो कांस्टेंट नहीं बनेगा सर्कुलर वाले केस में। स्टिल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ एंड हेंस करंट इन द लूप। जेट एरोप्लेन, जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट। बेटा जेट प्लेन है, हाँ जेट एरोप्लेन बना दो। ये जेट एरोप्लेन ही कौन है? जेट, इसका मैंने पंखुड़ी अच्छी नहीं बनाई है। ये जेट एरोप्लेन है, कौन है? जेट एरोप्लेन। अच्छा ये बताओ, ये बहुत फेमस सवाल होता है जेट एरोप्लेन का इंडक्शन में। जब भी कोई एरोप्लेन चलता है हवा में उड़ता है, कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है। तो एरोप्लेन का जो विंग है कौन है? वो हवा में चल रहा होता है। कठिन बात बताई ना मैंने? और हाँ, यही सीखना चाह रहे थे, कह दो हम। देखो जब एरोप्लेन उड़ता है, चलो हाँ देख लो, जरा देख लो। जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसका विंग भी हवा में रहता है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में उड़ रहा होता है। कुछ लोग कहेंगे इंडक्शन कहीं भी हो जाता है। अभी वायर गिरा रहे थे कर रहे थे उसमें भी इंडक्शन हो जाएगा। अब मूव कर रही थी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में तो समझ में आ रहा है फील्ड में मूव कर रही है। ऐसा थोड़ी है। हम जहाँ अभी बैठे हैं वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम किस पे बैठे हैं? अर्थ पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अर्थ के अगर हम 2-4-10 किलोमीटर तक चले जाएं ऊपर हवा में तो ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो अर्थ बहुत बड़ा गोला है ना, उसके अंदर खूब बढ़िया सा आयरन है। आयरन घूम रहा है अच्छे से, पिघला हुआ आयंस है घूम रही है, बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड बनना है, बचा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड हमको। तो एरोप्लेन जब उड़ता है तो ऐसे उड़ेगा, तो वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कौन से कंपोनेंट काटेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काट रहा है या वर्टिकल? जो रॉड है ये विंग कौन से कंपोनेंट कट करेगा? ये थोड़ा हमको ध्यान देना है, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा।
जब भी कोई इस प्रकार से उड़ेगा, मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तिरछा, कैसा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काट पा रहा है? क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको ये रॉड काट पाएगी? ऐसे काटा जाता है क्या? तो तुम अपने हाथ को रोज कटवाएं। क्या वर्टिकल कंपोनेंट के काट पाए? वर्टिकल कंपोनेंट काट पाए। तो जो मोशनल ईएमएफ बनेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस विंग के अक्रॉस, वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बी का वर्टिकल कंपोनेंट, लेंथ ऑफ द रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉड। यहां पर वही मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है जिस मैग्नेटिक फील्ड को ये रॉड काट रही हो। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो फिर सवाल पढ़ लेते हैं। ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड द वेस्ट विद 1800 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितना दिया गया है? 1800 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड मतलब से 5 तब हमारे किलोमीटर है ना, यहाँ 1000 लिखोगे, 36 लिखोगे तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 आएगा। 18 में 18 गया 100, 500 कितना मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग 25 मीटर। विंग की जो लंबाई दी गई कितनी दी गई है? लेंथ ऑफ द विंग पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट पता चल जाए। कह रहे हैं इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 5×10⁻⁴ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होता है, मान लो तिरछा, टेंजेंट, ये दिया गया है 5×10⁻⁴ टेस्ला। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यहां रख दोगे आंसर गलत हो जाएगा। कारण ये है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? हमको कौन से कंपोनेंट की जरूरत है? क्योंकि रॉड वर्टिकल कंपोनेंट को ही कट कर रही है, अन्यथा सब गलत हो जाएगा, है ना। तो बताइए, तो ये 30 डिग्री है, ये 5×10⁻⁴ है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम? परपेंडिकुलर हाइपो कौन सा लगाएं? sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन 5×10⁻⁴ टेस्ला। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5×10⁻⁴ sin 30 का आ जाएगा 1/2, तो आगे 5/2। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा 5/2 10⁻⁴। अगर किसी ने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया वो रख दिया फिर तो वो कहेगा बहुत आसान है भैया, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, लेंथ भी दिया, वेलोसिटी भी दिया, धीरे धीरे रखना था। और कुछ तो ऐसे कुंद बुद्धि हैं जो 1800 रख देंगे वेलोसिटी, मतलब उन्हें जो दिया जाए ऐसे ढूंढेंगे 1 2 3 गुणा कर दो, यही आंसर है। अब वो ये सोचेगा कि यार 30 डिग्री कहाँ रखा जाए। 25 वेलोसिटी बेटा कितना है? 500। ये इससे कट सकता है क्या? कुछ वोल्ट, कुछ ठीक। अच्छा सवाल होता है, हमको इसमें ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई जेट एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है तब वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट काटता है। जब कोई वायर गिरता है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काटता है, उस समय हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ध्यान देते हैं। अगला देखो, फिगर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? तुम लोग किताब में नहीं है? बेकार किताब है, हाँ चूरन वाली है, कोई बात नहीं। 5 मार्क का देखो, पहला ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L, मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ, और उस रॉड के अंदर रेजिस्टेंस है R, रोटेटेड, जैसे ही शब्द आया रोटेटेड तुमको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। इंडक्शन में रॉड अगर रोटेट कर रही है तो क्या हो सकता है? ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी न्यू with one end at the center and the other end at the circumference of ring, ठीक है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है, बहुत बढ़िया। derive the expression for the induced EMF and the current in the rod। लला जरा हमको बताओ, कल हमने ये derive तो कर ही दिया था, कल वाली क्लास में किया था ना, जब कोई रॉड घूमती है तो हाफ BL² ओमेगा। ये हमको इंडक्शन आसान लग रहा है क्या? छोड़ दें हम, कह दें कि तुम लोग लगा लो, कहने भर की देरी है।
थोड़ा अंतर है, ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी दिया है, कोई बात नहीं, हम अपना उसी प्रकार से डराइव करेंगे। तुम्हें याद होगा x पे जाके dx का एक एलिमेंट लेना है, कितनी लेंथ का एलिमेंट लेना है, इसकी वेलोसिटी क्या माननी है v, और इसके अक्रॉस जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो कैलकुलेट करना है, वो बनेगा DE B L V। उसके बाद हम v की वैल्यू रखते हैं, याद है कुछ, x ओमेगा, ओमेगा वन का कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा वन का रखो, बाद में ओमेगा की वैल्यू रख देंगे हम। ये तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस छोटे से एलिमेंट के एंड्स के अक्रॉस। पूरी रॉड के लिए हमको इंडिकेट करना पड़ेगा 0 से L। बेटा b बाहर निकाल दे, ओमेगा बाहर निकाल दे, x dx 0 से L b ओमेगा, बोलो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन, सॉल्व करते था हाफ b L स्क्वायर, ये आ गया ईएमएफ जो कि इस रॉड के अक्रॉस होगा। अच्छा हमको एक बात बता दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाले हैं, कौन से वाले हैं, और रॉड घूम रही इधर, किधर घूम रही, तो सेंटर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सेंटर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, सेंटर पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अच्छा लोरेंज वाला लगा रहे हो, लगाओ लोरेंज के हिसाब से, रॉड भागे इधर इधर, रॉड भागे QV क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन पहुंचे इधर, सेंटर हो जाएगा पॉजिटिव। ये तो ओमेगा के टर्म्स में है, तो हाफ b L स्क्वायर ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई न्यू। ये आ गया किसके टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, सही है ना। अरे कोई दिक्कत, कहोगे नहीं ओमेगा के बढ़ता है तो हमें उतना ही करके छोड़ा है, आधा नंबर चला जाएगा ओमेगा टर्म्स में, अगर तुमको आधा है थोड़ा सा दिमाग लगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख दो। करंट, करंट कितना बनेगा, अगर करंट बनेगा तो कितना बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R बोल दिया है, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। कितना EMF डेवलप हो रहा है एंड्स के अक्रॉस, बताइए, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई R, इतना करंट हो गया। ये क्या हो गया, कोई डर की बात थोड़ी है, जैसा EMF है वैसा EMF हमने रख दिया है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिनने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा नहीं है, सबने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब पढ़े, फिर तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ कठिन बात तो हो ही नहीं रही है। बेटे तुमने भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तुम पढ़ चुके अल्लाह, तुम कहाँ थे बेटिया, पॉज कर सकते हैं क्या इसको, क्यों, हमको एक बात बताओ, इसमें तीसरा पार्ट क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द रॉड। रॉड को रोटेट करने में कितना पावर होगा, पावर बताना है, कैसे बताओगे, तुमने करंट निकाल लिया ना, पावर का एक फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या, I स्क्वायर V या I या EI लगाओगे वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, तब तक मैं I लिख चुका था इसलिए मैंने ये लिख दिया। I कितना है बेटा, मजा आ जाएगा लिखने में, हाफ B L स्क्वायर 2 पाई न्यू अपॉन R का R, तो आ गई पावर, क्या आ गई, देखने में गंदी लग रही है लेकिन है बहुत बढ़िया, देखो क्या कुछ कट सकता है, पहले तो इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, लेकिन बहुत देर से लिखते आ रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, जाने क्यों नहीं काट रहे हैं। B स्क्वायर L की पावर 4 पाई स्क्वायर, बहुत अच्छा, नीचे एक R बचेगा, कर लोगे। अगला सवाल देखो, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ क्या है, d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ एंड हेंस करंट।
पीछे अनमोल जरा बताओ। अरे ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया। छोड़ो अनमोल, तुम नहीं बता पाओगे। देखो ये तुमको दिख रहा है, एक रॉड है जो 0 से 2b तक जा रही है, x बराबर 0, x बराबर b, x बराबर 2b। एनसीईआरटी का सवाल है ना। रॉड x बराबर 0 से b, फिर b से 2b, उसके बाद लौटती है 0 तक। दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसका मोशन रहता है v वेलोसिटी से। क्या बनाना होता है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ। बहुत कम पूछा है एनसीईआरटी में, तो और भी चीजें पूछी गई हैं। फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ तुरंत बता सकते हैं हम लोग। ये मोशनल ईएमएफ है क्या? क्या ये मोशनल ईएमएफ है बेटा? मोशनल ईएमएफ है क्या? अच्छा, रॉड घूम रही है तो मोशनल ईएमएफ। कितने लोगों के पास चैप्टर वाइज नहीं है पीवाईक्यूज वाली किताब? देखो, बिंदी 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 बिंदी। x बराबर 0, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वो x बराबर b है। फिर यहां तक ले जाते हैं x बराबर 2b तक, रॉड को यहां तक ले जाएंगे, फिर खींच के दोबारा 0 तक लेके आएंगे, यानी 0 से उठाएंगे, यहां तक ले जाएंगे, यहां से उठाएंगे, फिर यहां तक जाएंगे। जरा मुझे एक बात बताओ, जब ये रॉड यहां पर होगी, अभी तो इसमें तुम्हें कुछ लूप दिख रहा है बनता हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड उस लूप से बाहर निकल रही, फ्लक्स बन रहा है, लेकिन जब ये लूप यहाँ पे था तो फ्लक्स कितना था? 0। फिर जैसे ये हमारी मूवेबल आर्म है, ये बाहर की तरफ मूव करती है, तो ये एरिया बढ़ेगा और फ्लक्स भी, नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी जानी चाहिए उतनी जा चुकी है। अब रॉड आगे बढ़ रही है तो क्या फ्लक्स बढ़ रहा है? कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट यहीं तक। फिर उल्टा, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स। अब फ्लक्स घटा, फ्लक्स घटा और घटते घटते हाथ में दर्द होने लगा। देखो क्या ग्राफ बनाए लला, देखो चिरकुट, थोड़ा देख लो ग्राफ कैसे बनेगा। फ्लक्स का x के साथ x बराबर 0, x बराबर b, x बराबर b, 3b नहीं ना, x बराबर अगेन 0। ग्राफ को थोड़ी हम पलटा देंगे, फिर रॉड तो बार बार पलट के 0 पे आएगी, ग्राफ तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, ग्राफ भी ऐसे पलटा दें हम। बोलो बताइए, x बराबर 0 पे फ्लक्स, क्योंकि एरिया 0 है लला, फ्लक्स बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा? x बराबर b तक बढ़ेगा। x बराबर 2b तक फ्लक्स, फिर भी फ्लक्स, अब फ्लक्स घटा 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 घटा, ले बन गया, b तक बढ़ा और b से घटा, हो गया ना? ठीक, जरा देखो बेटा, ये है फ्लक्स की बात। इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी स्केच करना है कि ईएमएफ कब होगा कब नहीं होगा, तो मैं इसी के ऊपर बना देता हूं ईएमएफ वाला ग्राफ। जब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तभी तक ईएमएफ रहेगा, है ना, दोनों एक्सिस पे रहेगा। x के साथ ये x बराबर b है हमारा, ये x बराबर 2b है, ये फिर b है, ये फिर से 0। लला देखना, जहां फ्लक्स कांस्टेंट है वहां तो हम सीधा बोल सकते हैं ईएमएफ क्या? 0। ईएमएफ कितना होगा? 0। फ्लक्स बढ़ रहे हैं और फ्लक्स घट रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहे हैं और फ्लक्स घट रहे हैं, उसी समय ईएमएफ बनेगा। बताओ कब हम ईएमएफ को ऊपर बनाए कब नीचे बनाए? डायरेक्शन करो, बेटा डायरेक्शन करो। रॉड बाहर जा रही है, तुम लिखोगे ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन, बेटा माइनस डी अपॉन डी टी बी ए, एक जगह क्या लिखोगे? एल एक्स माइनस बी
एल डी एक्स अपॉन डी टी, बोलो डी एक्स अपॉन डी टी की जगह है v, माइनस भी नहीं आएगा, क्या आएगा तो ये माइनस का BLB बना है, यानी शुरुआत में ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा नहीं, जब उधर जाएगा तो कैसा बनेगा ऐसा। समझ पा रहे हो ग्राफ को? फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है तो ये EMF बन गया, यहाँ पे चेंज हो रहा है तो वो EMF बन गया। अगर तुमने उल्टा बना दिया तो भी चेक करने वाला अगर सहूर का हुआ तो वो गलत कर देगा। ठीक है, अगर ये सवाल तुम घर पे देखोगे तो जरूर इन सवालों पे अटकोगे कि कैसे बताया था, कैसे बताया था, कैसे, थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे। अब चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम देख सकते हो, उसी वीडियो उसी समय पे जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे दिख जाता है ना कितने सेकंड देखा जा रहा है 1 घंटे की वीडियो को। अरे ये तो खत्म हो गया, रुको 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 रुको, चलिए पर्याप्त है आज के लिए।